नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्र प्लेटफॉर्म पर। अभी तक जो आप लोगों ने पॉलिटी की क्लास में पढ़ा था उसी के क्रम में आज हम लोग आगे बात करेंगे। और मैंने आप लोगों को संविधान जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने बस ब्रीफ किया था। आज हम लोग संविधान के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन देखिएगा, ना आपको मिले तो मैं आप लोगों को मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा इसमें। ठीक है, तो चीजें आप लोग देखते रहिए, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करेंगे किसी और दिन, क्योंकि ये टॉपिक खुद ही इतना लंबा है। ठीक, जब हम लोग संविधान की बात करते हैं तो मैंने बताया था आप लोगों का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार के कर्तव्य और उसके, अगर हम लोग बात करें किसी भी गवर्नमेंट के, तो आपके एक कर्तव्य होते हैं, एक अधिकार होते हैं, है ना। और वैसे ही नागरिकों की बात करेंगे, एक कर्तव्य होंगे, एक अधिकार होंगे। वैसे संवैधानिक संस्थाएं होंगी, उनके कर्तव्य होंगे, उनके अधिकार होंगे। तो हमारा जो संवैधानिक दस्तावेज होता है वो सभी के कर्तव्य एवं अधिकारों के बारे में बताता है। तो पॉइंट इसे लिख लीजिएगा कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार के कार्य के कर्तव्य एवं अधिकार तथा नागरिकों के कर्तव्य एवं अधिकार के साथ साथ संवैधानिक संस्थाओं के कर्तव्य एवं अधिकारों का वर्णन करता है। और अगर आप ये संविधान की इस डिफिनीशन को एक बार अपने मूल रूप से पकड़ लिए तो ये मान के चलिए कि लगभग आप लोगों को संविधान की मोटी मोटी समझ हो जाएगी। क्योंकि संविधान जब भी आप पढ़ते हो तो संविधान में सरकार की बात होती है, नागरिकों की बात होती है, संवैधानिक संस्थाओं की बात होती है ना। चाहे चुनाव आयोग हो, आजकल चुनाव चल रहा तो चुनाव आयोग है। आप लोग लोक सेवा आयोग की परीक्षा देते हो, लोक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक, आजकल वित्त की बड़ी चर्चा हो रही तो वित्त आयोग। ठीक, अनुसूचित जनजातीय, अनुसूचित जाति आयोग, ये क्या है, सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो तीन मूल रूप से बातें होती हैं। एक तो सरकार की बात होगी। पहला, संविधान में हमेशा आप लोग देखेंगे संविधान जब भी आप देखेंगे तो सरकार आएगी। दूसरा पॉइंट आता है नागरिक आते हैं। और तीसरा पॉइंट आप लोग देखते होंगे तो संवैधानिक संस्थाएं आप लोगों को दिखेंगे। संवैधानिक संस्था, जिसके बारे में हमारा संविधान हम लोगों को बताता है। अब देखो इनके क्या बात करते हैं हम लोग। एक तो अधिकारों की बात कर लेंगे, हमेशा अधिकार की बात की जाएगी।
अधिकार जो आपको दिए गए हैं, जो पावर्स दी गई हैं, संविधान ने आपको पावर्स कुछ दी हैं, ठीक है, वो पावर्स की बात की गई है संविधानों में। फिर उसके बाद आपके कुछ ड्यूटीज की बात की गई है, आपके कुछ कर्तव्य उनकी बात की गई है। कर्तव्य तो मतलब मूल रूप से आपसे एक तो आपको जो पावर देता है संविधान, जो अधिकार देता है वो हैं, और कुछ ड्यूटीज हैं उनके बारे में आप यहां पर व्यक्त करते हो, है ना। तो यहां पर चीजों को समझने वाली बात है कि हम कितनी चीजों को यहां से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से कि सरकार, नागरिक और संवैधानिक संस्थाएं, इनके अधिकार और कुछ कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होती चली जाती हैं, उस संविधान यही व्यक्त करता है। लेकिन हम लोग मूल रूप से स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की संरचना की बात कर लें या संविधान के नेचर के बारे में बात करें, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोनों के पॉइंट को देखें तो सेम चीज होती है। तो संविधान की प्रकृति के बारे में बात करते हैं, संविधान की प्रकृति या नेचर या स्ट्रक्चर। तो किसी भी जगह पर आप संविधान दो तरह का देखते हैं, एक तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा और एक हार्ड, मतलब कठोर संविधान और लचीला संविधान, दो तरह का संविधान आप लोग देखते हो। कठोर संविधान और दूसरा आता है लचीला संविधान। और एक संविधान होता है जो कठोर प्लस लचीला होता है। इसमें क्या होगा, इन दोनों का समन्वय होता है। समन्वय होता है, कहीं पर यह संविधान कठोर होगा और कहीं पर यह संविधान आपका लचीला भी होगा, जहां पर संविधान के समन्वय की बात करते हैं लोग, ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों के पास पॉइंट आता है, आखिर हम लोग कठोर संविधान किसे कहेंगे, लचीला संविधान किसे कहेंगे। दो पॉइंट आप लोगों के सामने। तो जब भी हम कठोर संविधान की बात करते हैं तो एक ऐसा संविधान जो आसानी से, या एक ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन नहीं हो पाता है, उसे हम कहते हैं कठोर संविधान। ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन नहीं होता है, उसे कठोर संविधान कहते हैं, ठीक। जिस संविधान के अंतर्गत यदि संविधान का जो संशोधन प्रक्रिया है वो क्या हो, संविधान की संशोधन प्रक्रिया अत्यधिक जटिल, ठीक, संविधान के संशोधन प्रक्रिया जिसकी अत्यधिक जटिल होगी वो क्या हो जाएगा, आपका कठोर संविधान, ठीक। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। अर्थात संविधान संशोधन की अत्यधिक जटिल प्रक्रिया
अत्यधिक जटिल प्रक्रिया होती है उसे कठोर संविधान की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। कॉमन सी बात है। ठीक, अब जब हम लचीले संविधान की प्रक्रिया की बात करेंगे, एक ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन हो जाता है उसे हम लचीला संविधान कहेंगे। ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन हो जाता है उसे हम लचीला संविधान कहते हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट कि एक ऐसा संविधान जिसमें किसी भी प्रकार की कोई जटिलता नहीं है, बहुत आसानी से परिवर्तन हो जाए, उसमें आसानी से संशोधन किया जा सके, उस संशोधन को ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कि ये जो संविधान है ये लचीला संविधान है। ठीक, और कठोर एवं लचीले संविधान के जब समन्वय की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ प्रक्रिया अत्यधिक, इसमें लिखिएगा एक ऐसा संविधान जिसमें संविधान संशोधन की कुछ प्रक्रिया जटिल तथा कुछ प्रक्रिया आसान होती है उसे समन्वय संविधान कहते हैं। ठीक, समन्वय संविधान मतलब कठोर और लचीले संविधान का समन्वय जिसमें होगा उसमें क्या कहेंगे हम लोग, जिसमें कुछ चीजें तो फ्लेक्सिबल होती है और कुछ जब हम लोग संशोधन करते हैं उसमें क्या होगा, आपके सभी लोगों की सहमति आवश्यक होगी, मतलब अत्यधिक कठोर होगा वो। ठीक, अब बात यहां पर आती है कि क्यों कठोर संविधान की आवश्यकता पड़ी। एक प्रश्न बना, एक पॉइंट से अब हम लोग चलेंगे, एक एक पॉइंट को कवर करते हुए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कठोर संविधान को लेते हैं। कठोर संविधान, इसे समझो पहले। ठीक, कठोर संविधान की हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली है तो नॉर्मल सी बात है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब बात करेंगे कि आखिर कठोर संविधान की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। प्रश्न एक बनता है यहां पर, प्रश्न आखिर कठोर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक क्वेश्चन आया। तो अब इसका मतलब समझो,
आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो अब समझने वाली बात है, यदि संविधान कठोर हुआ, यदि संविधान कठोर है तो स्पष्ट अर्थ यह है, कि इस संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, कि इस संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर से एक प्रश्न आ गया, इसका लाभ क्या है? इसका लाभ क्या होगा? सोचो, इस संविधान को, जो हार्ड संविधान आप लोगों के सामने आ रहा है, इसका बेनिफिट्स क्या है भाई? सबसे पहली बात तो यही पर आ जाएगी कि एक ऐसा संविधान जिसका अगर हम लोग देखें कि आसानी से संशोधन नहीं हो रहा, बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे पहला बेनिफिट आपके पास क्या आ जाएगा कि आप इस तरह का जब भी संविधान होता है, जो कठोर संविधान होता है, वो कभी भी किसी भी शासन की या शासन व्यवस्था की कठपुतली के रूप में कार्य नहीं करता है। पॉइंट बनाइएगा, संविधान, इस तरह का संविधान, पॉइंट बनिए, इस तरह का संविधान कभी भी शासन व्यवस्था के हाथ की कठपुतली नहीं बनता है। पहला पॉइंट तो ये समझो, ठीक? नहीं बनता है या नहीं बनेगा, या नहीं बनेगा। पॉइंट समझते हुए चलना, ठीक? क्यों? तो 2 पॉइंट यहां से बनेंगे, ठीक? पहला, इसका फायदा क्या होगा आपको? इसका लाभ क्या है कि पहले तो आपकी कठपुतली नहीं बनेगा। अब जब कठपुतली नहीं बनेगा तो इससे शासक वर्ग जो होगा वो क्या होगा? निरंकुश बनने में या निरंकुश बनने की संभावना इससे कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इससे शासक वर्ग की निरंकुश होने की संभावना हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी? शासक वर्ग की निरंकुश होने की संभावना कम हो जाएगी।
क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि भाई आप जब संविधान संशोधन करने जाएंगे तो ये एक संविधान संशोधन के लिए एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया, वो जटिल प्रक्रिया से ही आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, उसके बिना तो नहीं कर सकते हैं संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन। तो जो आप तानाशाही या निरंकुश अमेंडमेंट लाएंगे, जो संविधान उसमें संशोधन करना चाहेंगे, बाकी लोग क्या कर देंगे? उसका विरोध कर देंगे। तो जब विरोध कर देंगे तो संविधान संशोधन नहीं होगा। तो इससे क्या हो जाएगा? निरंकुश जो आप होने वाली सिचुएशन बनेगी, वो कठोर संविधान में निरंकुश होने की संभावना कम रहती है। ठीक। अब दूसरी बात, शासन व्यवस्था को, इस कठोर, पॉइंट लिखिएगा, शासन व्यवस्था को शासन व्यवस्था में इस कठोर संविधान, शासन व्यवस्था में इस कठोरता के कारण में, इस कठोरता के कारण क्या दिखाई देगी? अगर हम शासन व्यवस्था की, यहां पर आप निरंकुश नहीं हो पा रहे हैं, जो संविधान में लिखा है उसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा, उसके इतर उतर नहीं जा सकते हैं आप। समझ में आ रहा कि उसके दाएं भाग के नहीं, मैं इसमें अमेंडमेंट कर दूंगा, मैं राजा, आई एम एम्परर, आई एम किंग, ऐसे कोई भी भाव आपके मन में आते हैं तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस कठोरता के कारण क्या हो जाएगा? कारण ही एक रूपता बनी रहती है। शासन व्यवस्था में इस कठोरता के कारण ही एक रूपता बनी रहती है। ठीक, कि जो सेट पैटर्न है उसी पैटर्न पर आपको काम करना है, उसके इधर उधर आप नहीं जा सकते, मतलब एक रूपता आपकी बनी रहेगी। अब इसमें कोई भी शासक, कोई भी शासन वर्ग का व्यक्ति आके आपसे ये नहीं कह सकता इसमें मैंने परिवर्तन किया है इसलिए यहां पर व्यवस्थापिका आप लोगों की अलग हो जाएगी, न्यायपालिका अलग हो जाएगी, कार्यपालिका अलग हो जाएगी, इनको अब सबको कंट्रोल मैं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो इंडिविजुअली आपको पावर दी गई है संविधान में, वो सबको जितनी जितनी पावर दी गई है इस कठोर संविधान के तहत नियम वही चलेंगे, उन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि मैं परिवर्तन करना चाहूंगा तो बाकी लोग नहीं करने देंगे। अब इसको एक ऐसे समझो, मान लो कि यदि यहां पर आसानी से संविधान में संशोधन किया जाए, तो किसी भी संविधान की बात कर ले हम लोग, मान लो यदि किसी संविधान में आसानी से परिवर्तन संभव हो, तो भाई जब आसानी से संभव हो जाए तो क्या होगा? शासक वर्ग, जो शासक है, ठीक, वो वर्ग क्या करेगा? अपने गलत कामों क्या कर देगा? सही ठहराने का पहले तो प्रयास करेगा। क्या करेगा? अपने द्वारा किए गए कार्यों को
सही ठहराने का प्रयास करेगा। अब ये प्रयास किसके मतलब से करेगा? इसका मतलब क्या है? वो अपने सभी गलत कार्यों को भी सही ठहराने का प्रयास करेगा। कैसे? अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि कैसे करेगा वो भाई? तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे करेगा। संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान संशोधन के माध्यम से। क्यों संविधान संशोधन के माध्यम से? क्यों? तो समझने वाली बात यहां पर यह आएगी कि संविधान में परिवर्तन आसानी से संभव है। क्या है इसका मुख्य कारण? क्यों आएगा अगर तो माइंड में मेकअप कर लेना। क्योंकि क्यों, तो यहां पर क्यों का जवाब क्योंकि संविधान फ्लेक्सिबल है, संविधान अत्यधिक लचीला है और इसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है, से किया जा सकता है। तो शासक वर्ग ने इसमें क्या कर देगा? शासक वर्ग इसमें संशोधन कर देगा। शासक वर्ग इसमें आसानी से संशोधन कर सकता है, आसानी से कर सकता है। और कर सकता है मतलब ये अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों को भी जायज इस संविधान संशोधन के द्वारा सही प्रूव कर देगा, जायज ठहरा देगा। ठीक, अब इन सारी बातों का एक आंसर और निकल के आ रहा है कि इतनी बातें जो हम लोगों ने यहां पर कर ली, इसका मतलब है कि जो शासक होगा वो शक्तियों को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। क्या कर लेगा? शक्तियों को, जितनी भी शक्तियां हैं, शक्तियां एक जगह पर आ जाएंगी, ये एकत्रित हो जाएंगी। इस संविधान संशोधन के द्वारा शासक क्या करेगा? इस संविधान संशोधन के माध्यम से शासक वर्ग सारी शक्तियों को एक जगह पर एकत्रित कर देगा। अब ये कोई समान तो नहीं है ना। अब यहां पर समझो कि सारी शक्तियों को एक जगह एकत्रित कर दिया जाएगा। मतलब क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा।
करण हो जाएगा। मतलब कि शक्तियां जो हैं, मान लो कि ये कोई ठीक, ये कोई ए व्यक्ति है या राम मान लो, मोहन नामक एक व्यक्ति है। ये कौन है? मोहन है। और मोहन कौन है? शासक वर्ग है। ठीक, अब इसके नीचे भी कई लोग। विकेंद्रीकृत मतलब होता है कि इन सब के पास, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ है, जी है, एच है। ठीक, ये कई पर्सन, ये क्या है? अलग अलग व्यक्ति है। ये सभी क्या हैं? अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक, अब समझना, ये शासक वर्ग है और ये शासक वर्ग के ही टांगे हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक, लेकिन इसके पास भी अपनी कोई शक्ति होगी, इसके पास भी अपनी शक्ति होगी, इसके पास भी 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 होगी। तो हम मान लें कि अगर यहां पर हम लोग पकड़ने के लिए वर्ड पकड़ते हैं कि चलो भैया ये क्या है, ये इतने लोग क्या हो जाएंगे? शासक वर्ग है, शासक वर्ग के। और ये लोग क्या हैं? विपक्ष के हैं, विपक्ष। ठीक, अब देखो, सारी शक्तियों को संशोधन के द्वारा क्या कर लिया जाएगा? शक कर लिया जाएगा। किसके पास? मोहन के पास सारी शक्तियां निहित हो जाएंगी। किसके पास आ जाएंगी? सारी शक्तियां। इन सब से कलेक्ट करके, अमेंडमेंट करके कह दिया मोहन प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, और सारी शक्तियां हमारे प्रधानमंत्री के पास है। ठीक, तो ये क्या हो गया? यहां पर समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण कौन हो गया? आपके मोहन, जो आपके प्रधानमंत्री। अब इन सबकी भी बिसात नहीं है और इन सबकी भी बिसात नहीं है कि कुछ भी बोल पाओ आप। क्यों? शक्तियां जो भी काम होंगे, अगर पीडब्ल्यूडी का काम है तो भी प्रधानमंत्री देखेंगे, अगर कोई एनएसए का मामला है तो भी प्रधानमंत्री देख रहे हैं, अगर विदेश दौरा है तो भी प्रधानमंत्री देखेंगे, अगर कोई देश के अंदर कोई गतिविधि करनी है तो भी प्रधानमंत्री का ही फाइनल साइन राउंड होना चाहिए। इसका मतलब है कि उस देश में सर्वो सर्वा कौन हो जाएगा? यहां पर अगर हम लोग देखें तो सर्वे सर्वा जो होगा वो कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। इसका मतलब है, इसका मतलब यही हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या बन जा रहा है? अगर इस पूरे डायग्राम से समझें कि जब शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा, अर्थात वह अधिकांश शक्तियां अपने पास रख लेगा, तो क्या हो जाएगा? शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा और खुद ही जो पर्टिकुलर मोहन है वो क्या हो जाएगा? सर्वे सर्वा हो जाएगा शासक वर्ग में। ठीक, तो पॉइंट बनाओ। अब ये समझ में आ गया होगा कि अलग अलग शक्तियां अलग अलग व्यक्ति के पास थी, लेकिन सारी शक्तियों को केंद्रित कर दिया गया प्रधानमंत्री के पास। ठीक, और अपना मोहन प्रधानमंत्री है, तो मोहन तो एकदम टंच खुश, कब तो जिंदगी आशीष कटेगी, कल रात को पूरे देश में छुट्टी, आज मेरा मन नहीं है काम करने का तो आज दिन में छुट्टी, आज मेरा मन नहीं है कहीं जाने का तो आज अगर कोई भी बाहर निकला तो हम उसकी मुंडी आउट। ठीक, तो वो शक्तियां किसके पास निहित हो गई? सत्ता वर्ग में भी किसके पास? एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां निहित हो गई। अब समझो, ये क्या है? निरंकुशता की श्रेणी आ जाएगी। अर्थात क्या हो गया? यहां पर अधिकांश शक्तियां
शासक वर्ग अपने पास रख लेगा, अर्थात अधिकांश शक्तियां शासक वर्ग अपने पास रख लेगा। अब जब आप अपने पास रख लेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि वो मोहन जो है वो क्या हो जाएगा, सर्वे सर्वा हो जाएगा। और रख लेगा और खुद ही सर्वे सर्वा बन जाएगा और खुद ही सर्वे सर्वा बन जाएगा। अब समझो कि सारी पावर क्या हो जाएगी, अब मेरे हाथ में है, हर चीज मेरे पास ही आनी है। ये कितनी भी अगर हम देखें तो ये 20 सेंटर क्या है, शक्ति का केंद्रीकरण हुआ है। तो ये चाहे जितना नाच ले, घूम फिर के आना तो यही है ना। और जब यहां आना है तो नॉर्मल सी बात है, कंट्रोल किसका होगा, जो शासक वर्ग का प्रथम व्यक्ति है। ठीक, शासक वर्ग का प्रथम व्यक्ति है उसके पास। तो यहां पर दूसरा अगर पॉइंट देखें तो दूसरे पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर चले हम तो यहां पर क्या हो जाएगा, शासक वर्ग निरंकुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर शासक वर्ग निरंकुश हो जाएगा, कॉमन सी बात है। और निरंकुश ठहराने के लिए ये क्या करेगा, संविधान में संशोधन करके अपनी हर बात को उचित ठहरा देगा। क्या करेगा, संविधान में करके अपनी गलत बात को भी सही ठहराएगा। ठीक, क्या कर देगा, जब कोई व्यक्ति निरंकुश होगा, उसके पास पावर है संविधान संशोधन की, तो नॉर्मल सी बात है वो क्या हो जाएगा, वो सभी गलत बातों को भी सही ठहराएगा। इससे शासक वर्ग यहां पर देखा जाए तो इससे क्या हो जाएगा, इससे शासक वर्ग को जब संविधान संशोधन कर दिया तो शासक वर्ग को क्या मिल जाएगी, संवैधानिक मान्यता मिल जाएगी। समझो, यहां पर जब वह संविधान में संशोधन कर देगा, तो उसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाएगी।
कॉमन सी बात है। जब वो संविधान में अमेंडमेंट कर देगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी अमेंडमेंट होगा तो इसका मतलब है कि वो संवैधानिक रूप से सही हो गया। ठीक, अब जब इसे संवैधानिक मान्यता मिलेगी उसके बाद शासक वर्ग कैसा हो जाएगा? शासक वर्ग का अगर कहा जाए तो विरोध क्या पॉसिबल हो पाएगा? सोचो, यहां पर जब किसी व्यक्ति को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है तो उसका विरोध आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो नॉर्मल सी बात है कि जब किसी भी व्यक्ति को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाएगी तो शासक वर्ग का विरोध संभव नहीं है। क्या हो जाएगा? जब शासक वर्ग को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाएगी मान्यता प्राप्त हो जाएगी तो उसका विरोध क्या हो जाएगा? तो उसका विरोध करना कठिन हो जाएगा। अभी इसका एग्जाम्पल आ रहा है धीरे से। जब किसी भी व्यक्ति को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है तो नॉर्मल सी बात है आप उसका विरोध कैसे कर पाएंगे? उसने तो अपने गलत काम को भी संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कर दिया? सही ठहरा दिया है। अब सही ठहरा दिया है तो इसका मतलब है उसमें क्या हो चुका है? संविधान में अमेंडमेंट। तो उस तरह के जितने भी काम वो जितनी बार करेगा वो क्या है? संवैधानिक निकाय में ये संविधान में लिखा हुआ है आपके कि ये काम के लिए आप सरकार जो है वो शासक वर्ग जो है वो फ्री है, ऐसे काम वो कर सकता है। जैसे मान लो कि ऐसे काम का एग्जांपल एक लेते हैं कि मान लो आपके सर, उसने कहा कि अगर मैं प्रधान एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं सर में बाल नहीं रख रहा हूं तो पूरे देशवासियों को बाल रखने का अधिकार नहीं है। तो उसने संशोधन क्या किया? उसने संशोधन ये कर दिया कि दिन तारीख इस संविधान संशोधन ये इसके तहत ये बात कही जाती है कि अगर प्रधानमंत्री के सर में बाल नहीं है तो पूरे देशवासियों को बाल रखने का अधिकार नहीं। अब ये संविधान संशोधन में लिख दिया गया। तो प्रधानमंत्री जब उनका मन हुआ तो कनपट्टी के पूरे बाल साफ करा दिए, 20 से बाल साफ करा दिए। तो जब इस तरह की कंडीशन बनेगी तो आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। मतलब आप स्टाइल आपकी नहीं है, आप प्रधानमंत्री की चलेगी यहाँ पर। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो भी चीज है तो फिर आप ये कहोगे नहीं मैं ऐसा नहीं रखना चाहता, मैं वैसा रखना चाहता हूं, तो कुछ भी नहीं सुना जाएगा। क्या किया जाएगा? तुरंत आपको पकड़ा जाएगा, आपकी बातें पकड़ी जाएंगी और आपको साफ कर दिया जाएगा। क्या? आपके मुड़वा कर दिया जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पर कठिन हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में उसी तरीके से निरंकुशता को बनाए रखने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? जिससे अभी इस तरह की सिचुएशन एक बार बन गई तो इस तरह की परिस्थिति बनने के बाद क्या होगा? बाद आने वाले समय में अब क्या? हर शासक वर्ग आने वाले समय में हर शासक उसी तरह से
तरह से निरंकुशता को बनाए रखने की कोशिश करेगा। रखने की कोशिश करेगा। कॉमन है भाई, ये कॉमन फिनोमिना है कि एक बार अगर किसी ने आपके माइंडसेट रेडी कर दिया तो फिर आपका माइंडसेट कैसा हो जाता है, तो फिर आप इधर उधर नहीं, आप भी सोचते हो अच्छा इसने किया था, अब ये टपक गया है, अब हम शासन बनेंगे, अब हम शासक बनेंगे तो हम भी यही करेंगे। ठीक, क्योंकि अब आपके पास सत्ता आ गई ना, अब आप सत्ता का वैसे ही परिवर्तन करते हुए निरंकुशता के साथ चलते हुए आप भी जाओगे। तो इन सब चीजों से अगर आप लोगों को इसमें समझना हो तो एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करो कि हुआ क्या था। कि अगर आप लोगों को याद होगा, लगभग मुशर्रफ साहब की बात कर लेते हैं। ठीक, तो पाकिस्तान में क्या चल रही थी, सैनिक तानाशाही अपनी चलती है पाकिस्तान में, आप सभी को पता है। ठीक, जब पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही चल रही है तो नॉर्मल सी बात है, अब वहां का जो जनरल कर्नल है वो क्या करेगा, अपने आप को सर्वोपरि मानेगा। ठीक, अब वो जब सर्वोपरि वही है तो वो क्या कर देगा, वहां के संविधान में परिवर्तन कर देता है, और संविधान में परिवर्तन करने के बाद वो क्या कर देता है, वही सेना नायक क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और वो कैसा हो जाता है, यहां पर अगर देखा जाए तो जो परिवर्तन उसने संविधान में किया उसको क्या कर देता है, वैध ठहराने की कोशिश करता है, और जब तक उसके पास पावर रहती है तब तक वो उसे कंटिन्यू करता हुआ चला जाता है ना। ये सिस्टम बनाया गया, ये आप लोगों ने देखा भी, मुशर्रफ ने यही काम किया था। ठीक, कि वो सैनिक शासक था, और वहां पर पाकिस्तान में सैनिक कैसी है, तानाशाह है। कॉमन सी बात है, तानाशाह है तो अमेंडमेंट ही हो जाएगा। तो उसने अमेंडमेंट किया, और उस अमेंडमेंट में अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करने के बाद उसे जायज भी ठहरा दिया कि नहीं भाई ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कि कोई एक सेना नायक जो सक्षम है, जो देश चला सकता है, वही यहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक, अब दूसरा हालिया एग्जाम्पल समझो। तो अभी क्या हुआ, हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा चीन में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिला। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में आप लोग लिख भी सकते हैं इसे। हाल ही में जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ठीक, शी जिनपिंग ने एक अभी अमेंडमेंट किया चीन के संविधान में, और अपने आप को सर्वकालिक राष्ट्रपति घोषित कर दिया। मतलब जब तक जिनपिंग जिंदा रहेंगे तब तक वो चाइना के राष्ट्रपति रहेंगे, उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो संविधान में लिख दिया गया है। ठीक, तो यहां पर समझो क्या हो गया, अब वो आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। क्लियर? जैसे अपने यहां प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे चीन में प्रेसिडेंट होता है, वैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है। सब इलेक्शन से आते हैं ना, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपने संविधान में संशोधन किया कि आज फलानी डेट से मैं अब जब तक जीवित रहूंगा तब तक चीन का आजीवन राष्ट्रपति रहूंगा। तो आजीवन राष्ट्रपति का मतलब यह है कि अब जो मैंने परिवर्तन किया है उस परिवर्तन को इस तरह से बैलेट किया जा सकता है। इसका क्या अर्थ हो गया, इसका क्या अर्थ निकला, अगर निरंकुश बनाए रखने में क्या करेगा, कोशिश करेगा। कॉमन सी बात है, इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो इसका अर्थ तो यही निकलता है इस एग्जाम्पल से कि यदि संविधान लचीला है तो शासक वर्ग अपने मनमानी ढंग से संविधान में संशोधन करेगा। क्या होगा, इसका अर्थ है, इसका एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिएगा, नहीं भूल जाएंगे तो फिर आप लोग गंगा नहाएंगे। ठीक,
तो एग्जाम्पल जरूर आप लोगों को लिखना है। आप लोगों को मेरे प्रवचन में काम नहीं है, मेरे द्वारा बोले गए एक एक शब्द आपके काम के हैं, ठीक। तो यहां पर याद रखिएगा, इसका अर्थ है कि यदि संविधान लचीला है तो यदि संविधान लचीला है तो शासक वर्ग अपने मनमाने ढंग से संविधान में संशोधन करेगा और शक्तियों को अपने पास रख लेगा, अर्थात शक्तियों का केंद्रीकरण कर देगा, अर्थात शक्तियों का करण कर लेगा। अब देखो एकदम लचीले संविधान में कितना अच्छा लग रहा है कि सभी शक्तियां किसके पास केंद्रित हो जाएंगी, जो इस समय सत्ता वर्ग का प्रधान होगा। केंद्रीकरण मतलब क्या हो गया, जो व्यक्ति शासक वर्ग में है उसके पास सारी शक्तियां निहित हो जाएंगी। शक्तियां निहित अब समझ में आया, जो सत्ता वर्ग में व्यक्ति बैठा है, जैसे शी जिनपिंग बैठे हैं, वहां पर राष्ट्रपति के पद पर आए तो उनके पास ही पूरी चाइना की वास्तविक शक्ति पहुंच जाएगी। इससे ठीक, इससे क्या हो जाएगा, शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इससे शक्तियों का केंद्रीकरण होगा और ऐसी स्थिति में सरकार के निरंकुश होने की पूर्ण संभावना हो जाती है। इस तरह की स्थिति में सरकार के निरंकुश होने की संभावना हो जाती है। अब इस तरह की जब सिचुएशन बन जाएगी तो सरकार पूर्ण निरंकुश होगी नहीं तो क्या होगी, कॉमन सी बात है, सोचने वाली बात है कि यहां पर सरकार तो
पूर्ण निरंकुश निश्चित रूप से हो जाएगी। क्लियर पॉइंट आया ये? अब देखो, एक तो ये लचीला हो गया आप लोगों को समझ। अब यहीं पर हम ये कहें कि ये कैसा संविधान, कठोर संविधान, यदि, पॉइंट लो, यदि यहीं पर कठोर संविधान हो तो शासन मनमाने ढंग से इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। तो शासन वर्ग इसमें मनमाने ढंग से संशोधन नहीं कर सकता है। आप समझो कि जब आप मनमाने ढंग से संशोधन नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि संविधान संशोधन में आपके अलावा भी अन्य सदस्यों की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि संविधान संशोधन में शासन वर्ग के साथ साथ अन्य सदस्यों की भी भागीदारी होती है और वह इस तरह के संशोधन का विरोध करेंगे। जिससे संशोधन नहीं हो पाएगा। ठीक, अब समझो, यदि कठिन संविधान है, जटिल संविधान संरचना है, स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहां पर केवल शासन वर्ग ही मेन नहीं होगा, उसके साथ साथ उस पार्लियामेंट के अन्य सदस्य भी इंपॉर्टेंट हैं संविधान संशोधन में। और संविधान संशोधन के लिए जब अन्य सदस्य सहमति नहीं देंगे तो शासक वर्ग चिल्लाता रहे कि भैया करना है, नहीं होगा, संविधान संशोधन नहीं होगा। और जब संविधान संशोधन ही नहीं हो पाएगा तो कानून नहीं बनेगा। ठीक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट आ गई इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें जो शासक वर्ग है, इसमें
शासक वर्ग निरंकुश होने का प्रयास भी करेगा तो अन्य सदस्य उसका क्या करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। इसमें शासक वर्ग यदि निरंकुश होने का प्रयास भी करेगा तो अन्य सदस्य इसका समर्थन नहीं करेंगे। क्या है, शासक के अन्य सदस्य इसका समर्थन नहीं करेंगे। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलेगा, कठिन संविधान में निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं है, अर्थात शासक वर्ग का निरंकुश होने की संभावना बहुत कम होती है। अतः इस तरह के संविधान में शासक वर्ग के निरंकुश होने की संभावना अत्यधिक कम होती है। क्या हो रही है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, जब इस तरह की व्यवस्था होगी तो नॉर्मल सी बात है कि यहां पर शासक वर्ग निरंकुश नहीं हो जाएगा। अब जब निरंकुश बेचारे के पास कोई संविधान के पास, उसके पास व्यक्ति के पास कोई समर्थन ही नहीं है, मेरी पार्टी के लोग तो समर्थन देने को तैयार है लेकिन दूसरी पार्टी के लोग दे ही नहीं रहे, तो मैं संविधान में संशोधन कर नहीं पाऊंगा, और जब संविधान में संशोधन कर नहीं पाऊंगा तो इसका मतलब है कॉमन चीज ये हो जाएगी कि मैं निरंकुश नहीं हो सकता, मैं संविधान के ताने बाने से ही बंधा रहूंगा। ठीक, अब जब ताने बाने से बंधा रहूंगा इसका मतलब है कि जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार ही चलेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो शासन व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है वह संविधान के नियम कानून के ही हिसाब से चलेगी। मैं तो इसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूं, पड़ोसी सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो कहां से किया जा सकता है। सोचो भाई, एक काम ये हो सकता था कि तुम लोग समर्थन दे दो मुझे, तुम लोगों को एकदम राजा बनाऊंगा, सबको एक एक सिक्का दूंगा सोने का। सबको लालच दिया लोगों ने, पहले कहा ठीक है बहुत अच्छा आदमी सिक्का दे रहा, फिर लोगों को लगा कि ये जब संविधान में संशोधन कर लेगा और हमको सिक्का तो दे दिया है इसने अभी, और जैसे ही संविधान संशोधन कर लेगा, शक्तियों को केंद्रीकृत कर लेगा, तो वो सिक्का भी छीन लेगा हमसे और दो पड़ाका ऊपर से मारेगा, कहते सिक्का, है ना भाई। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को यदि संविधान संशोधन मैंने कर लिया, मान लो कि जैसे कि हमारे टेक्नीशियन साहब हैं, इनसे मैंने कहा कि एक काम करो कि एक व्हाइट पेपर है, इसमें एक साइन कर दो। अब इसने प्यार मोहब्बत में आके, हमने कहा इसमें कुछ नहीं है, आपसी भाईचारा है, प्यार है, मोहब्बत है हम लोगों की, आपस में क्या ही बुरा करेंगे हम। अब दिमाग मैंने लगा लिया इसके साथ, अब इसने साइन कर दिया, गया 10 रुपए का, उसमें 100 रुपए का स्टाम्प चपकवाया,
उसके पीछे कागज लिखवाया, फलानी तिथि को फलाना चीज, इसका स्टूडियो, इसकी जो घर में जमीन है, ठीक, जो सामान है, इसके बैंक अकाउंट है, सारा मेरा हो गया। अब मैंने इसको हाई कोर्ट में दिया कि साहब ये लिखी थी, इन्होंने साइन भी इसमें किया है स्वीकृत पत्र में। अब बेचारा तो गया तेल लेने, तो इसने हमें प्रेम में दिया था और हमने उसको प्रेमवत कर दिया। अब ये कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि भैया हमने तो सब ले लिया ना। अब तो वही चीज यहां पर भी है। अब एक एग्जांपल दिए, अब तुम लोग सोच रहे होगे देखो मैं कितना दुष्ट टाइप का हूं, मैं अपने ही टेक्नीशियन के साथ ऐसे विचार रखता हूं। भाई आप लोगों के लिए समझाने के लिए विचार है, हम लोगों को बड़ा अच्छा प्यार मोहब्बत है सबके साथ, समझे। तो यहां पर समझो कि एक बार यदि कठोर संविधान में उसने आपको लल्लो चप्पो करके, आपको चमन्नी दे के आपको बना दिया, फिर उसके बाद वो जो तांडव करेगा, वो तांडव तो सबको पता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति इसका समर्थन नहीं करता, और जब समर्थन नहीं करता है तो कहते जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक, कठोर संविधान वाले लोग ये कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट था शासन व्यवस्था में एक रूपता बनी रहेगी। यहां पर हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था ना यहां स्टार्टिंग में, शासन व्यवस्था में इस कठोरता के कारण क्या बनी रहती है, एक रूपता बनी रहती है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो ये मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगा तुम लोगों के चक्कर में, ठीक, पढ़ाने के चक्कर में ना व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में एक रूपता बनी रहेगी। आज तुम लोग इस संविधान को समझ लो, अब फिर कोई भी दोस्त यार ये कह दे कि भाई मित्र गुर्दा फेफड़ा इस पेपर में साइन कर दो, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, तो तुम लोग एक चीज याद रखना कि राजा तो छोड़ो, जो तुम्हारा है वो भी वो छीन लेगा। ठीक, तो पढ़ने का मतलब ये है। अब देखो मेरा टेक्नीशियन इस समय स्विचंद एकदम दिमाग खोल के सुन रहा है सारी बातें कि अच्छा ये भविष्य हो सकता है, जब ये दूसरों को ये कह रहे हैं तो मेरे ऊपर भी लागू हो सकता है। ठीक, चलो अब आते हैं अपने। तो यहां पर प्रश्न आया कि कैसे संभव हो सकता है ये, इस सिचुएशन की यदि हम लोग बात करें तो ये कैसे संभव हो सकता है। एक क्वेश्चन बना, यह कैसे संभव हो सकता है। ठीक है, तो ये संभव कैसे हो सकता है। अब देखो, क्योंकि संविधान सभा ने जिस समय संविधान का निर्माण किया होगा, क्योंकि संविधान सभा ने जिस समय संविधान का निर्माण किया होगा, निर्माण किया होगा, उस समय संविधान में
उस समय संविधान में जिन मूल्यों को वरीयता दी गई है, जिन मूल्यों को वरीयता दी गई है, अब समझो, जिन मूल्यों को वरीयता दिया गया है, शासन चाह कर भी उन मूल्यों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। शासन या शासक वर्ग चाह कर भी उन मूल्यों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। ठीक, अब जैसे हम लोगों का कुछ एग्रीमेंट होता है, ठीक, कुछ डिसाइड होता है वर्चुअली और वो फिजिकली, ठीक, एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में कुछ बातें लिखी जाती, ठीक, उन बातों में जब हम लोग सिग्नेचर करते हैं, उसमें वकील का सिग्नेचर होता है, वो कोर्ट से पारित होके जब आपके पास आता है, तो उन मूल्यों में ना हम हेर फेर कर सकते हैं, ना शिवचंद जी हमारे हेर फेर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लोग कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो गए, बंध गए हैं। ठीक, तो ये चाह कर भी स्टूडियो नहीं छोड़ सकते हैं, मैं चाह कर भी आप लोगों को क्लास नहीं छोड़ सकता हूं। तो ये क्या हो गया, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर से बंध चुके हैं। ठीक, तो वो क्या है, कुछ मूल्य बने हुए हैं, अब उन मूल्यों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या हो जाएगा, यहां पर भी कोई भी जो चुनी हुई सरकार भी आएगी, जो शासक वर्ग होगा, जब यहां कठोर संविधान की बात की जाएगी, तो वो अपने किसी भी प्रकार के जो प्रियम्बल रेडी कर दिया गया है, जो मूल्य निर्धारित कर दिए गए, उन मूल्यों में किसी भी प्रकार से इतर उतर शासक वर्ग नहीं जा सकता है। ठीक, और ना ही शासन व्यवस्था की संरचना में, इन द सेंस कि आप जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, मूल्यों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ना ही शासन व्यवस्था की, पॉइंट लिखो, और ना ही शासन व्यवस्था के की संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात अगर हम बात करें तो भारत में, यदि हम भारत की कॉमन सी बात ले ले, भारत की अपने, हम लोग इसी देश के वासी हैं, इस देश को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी। ठीक है, अब चीजें सब बदल जाएंगी, सब व्यवस्थित रहेगा। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब क्या है, यहां पर क्या है, आपका कार्यपालिका है, विधायिका है और व्यवस्थापिका है। तो ये सभी जो उस समय हमारी संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रही थी, तो उन्होंने ये पहले से प्रियम्बल पूरा, जैसे पूरा संविधान बना और फिर प्रियम्बल रेडी किया गया कि ये चीजें हमारे संविधान में होनी चाहिए। यदि कभी भी संशोधन होगा तो इन मूल्यों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि आज भी उन मूल्यों में किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ की जाती है, तो वो संविधान की वो लाइन वहां तक उस संशोधन की शून्य कर दी जाती है, नल एंड नील कर दिया जाता है, नल एंड वाइड माना जाता है उसको, जहां तक वो संविधान की मूल संरचना को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास हो। तो यहां पर क्या है कि ना ही शासन व्यवस्था की संरचना में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो निर्माण के समय था उसी हिसाब से अब आपको चलना है।
अतः संविधान के निर्माण के समय शासन व्यवस्था, पॉइंट बनाओ, अतः संविधान निर्माण के बाद से शासन व्यवस्था वह संरचना सदैव बनी रहेगी। इस संरचना में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस संरचना में या स्ट्रक्चर में, इस संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात यदि भारत में 3 लोग मिलकर भारतीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप चलाते हैं, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका, ये तीनों अपने अपने काम करते हुए समाज को और पूरे देश को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी हमारी किसने दी थी? संविधान सभा ने दी। तो अब यहां पर यह नहीं हो सकता कि न्याय व्यवस्था और कार्यपालिका दोनों मिलकर ही चला ले और यहां पर व्यवस्थापिका का पार्ट हटा दे। ये व्यवस्थापिका ये चाह ले कि न्यायपालिका और कार्यपालिका मतलब वो क्या हो जाए, 0 हो जाए और केवल व्यवस्थापिका काम करे, तो वो भी नहीं हो सकता। अर्थात जो चीजें हमारे संवैधानिक संरचना में दे दी गई हैं वो हमेशा उसी तरह से बनी रहेंगी। ये चीज पॉइंट याद रखिएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि दुनिया जितनी, इसीलिए पॉइंट बना लो, इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, प्रत्येक कठोर संविधान की बात करते हैं। राष्ट्र हैं, प्रत्येक राष्ट्र कठोर संविधान की बात करते हैं। स्पष्ट रूप से समझते हुए चलना कि भाई जो हम कठोर संविधान की आज बात कर रहे हैं, ये दुनिया के सभी राष्ट्र, जो विकसित राष्ट्र है, वो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो इन पर डिस्कशन करती हैं कि नहीं भैया होना तो चाहिए ये, ठीक, कठोर संविधान होना चाहिए। यदि हम भारतीय समाज की बात करें तो यहां पर बात करते हैं तो भारतीय संविधान में अनेक ऐसे भाग हैं जो क्या हैं, आसानी से संशोधन किए जाते हैं और अनेक ऐसे भाग हैं जिनको आसानी से जिनका संशोधन प्रक्रिया आसान नहीं है, है ना।
अगर हम लोग भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में आप देखेंगे कुछ संवैधानिक संशोधन बड़े आसानी से किए जा सकते हैं और कुछ संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया क्या है, अत्यधिक जटिल है। अर्थात उसका मतलब क्या है, जो अत्यधिक जटिल है वो क्यों दी गई, पॉइंट ये भी लिख लो, तुम लोग महान हो भूल जाओगे। लिखो, भारतीय संविधान में ऐसे नहीं, यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनेक ऐसे भाग हैं, भारतीय संविधान के अनेक भाग हैं जहां पर संशोधन करने के लिए की जटिल प्रक्रिया है। ठीक, ये जटिल प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है, जटिल प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। अब समझो कि कुछ ऐसी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं जहां पर जटिल प्रक्रिया का आप पालन करते हैं। ऐसे मतलब इसमें क्या हो गया, इसमें आपके केंद्र सरकार प्लस संसद की अनुमति के साथ साथ राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है, साथ साथ राज्यों की भी सहमति आवश्यक होती है। ठीक, अब समझो, सहमति भी आवश्यक है। इसमें केंद्र सरकार अकेले चाहकर भी किसी भी प्रकार से संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। इसमें केंद्र सरकार चाहकर भी किसी भी प्रकार से अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती है, मतलब समझ गए कि केंद्र चाह ले, पूरी शक्ति अपनी लगा दे, लेकिन वह किसी भी प्रकार से कोई संशोधन नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य का अधिकार यथावत रहता है। इस तरह की जब सिचुएशन बनती है
कि अगर राज्य किसी भी संशोधन से सहमत नहीं है तो क्या हो जाएगा, राज्य, इससे नॉर्मल सी बात है, इससे राज्य की स्थिति जो है, राज्य के अधिकार जो हैं वो यथावत बने रहते हैं। इससे राज्यों के अपने अधिकार, अपने अधिकार अधिकार हैं जो संविधान में यथावत बने रहते हैं। भाई मेरा मन मैं नहीं समर्थन दूंगा, क्या कर लोगे? ठीक, इसका मतलब तो यही हुआ ना, मेरा मन मैं समर्थन नहीं दूंगा तो क्या कर लोगे? ठीक, अब केंद्र सरकार कह रही है नहीं तमंचे पे डिस्को करा दूंगा, तो वो कह देगा चलो फिर कर लो, तब तो हम समर्थन देने से रहे। ठीक, तो यहां पर क्या होगा कि नॉर्मल सी बात है कि संविधान में राज्य के पास अपने कुछ अधिकार दिए गए हैं, केंद्र के पास भी कुछ अपने अधिकार दिए गए हैं। कोई राज्य सूची है तो केंद्र सूची है, और फिर क्या है, समवर्ती सूची। दोनों एक दूसरे के अधिकार बना सकते हैं वहां पर, लेकिन केंद्र के अधिकार केंद्र बनाएगा, राज्य के अधिकार राज्य बनाएगा जहां पर राज्य की बात आएगी। तो नॉर्मल सी बात है, सबके अधिकार क्या कर दिए गए हैं, संविधान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में ही राज्यों के पास जो अधिकार हैं वो संविधान में यथावत बने रहेंगे, नॉर्मल सी बात है। अब यहां पर बात आती है कठोर संविधान की कमियों की। अगर हम लोग बात करें तो आता है कठोर संविधान की कमियां अब इसे समझो। अगर हम कठोर संविधान की कमी की बात करें तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि आसानी से इसमें संशोधन नहीं होता है। इसमें क्या है, आसानी से इसमें संशोधन नहीं होता है, पॉइंट बनाते हुए चलना, इसमें आसानी से संशोधन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब आसानी से कहीं पर संशोधन नहीं होगा तो इसका मतलब है संविधान जो है वो समय के अनुरूप गतिशील नहीं हो पाएगा। संविधान क्या हो जाएगा, संविधान समय के अनुरूप गतिशील नहीं हो पाएगा। कॉमन पॉइंट है कि ये समय के अनुसार नहीं चल पाएगा, क्योंकि जब समय होगा इसमें संविधान संशोधन की तो कोई ना कोई अड़ंगा लग ही जाएगा, तो संविधान संशोधन नहीं होगा। इसका मतलब है नॉर्मली ये गतिशील उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पाएगा। अब दूसरा पॉइंट है, संवैधानिक संस्थाएं एवं संगठन में समय के अनुसार उनमें भी क्या नहीं हो पाएगा, सुधार नहीं हो पाएगा। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, जो उस पॉइंट को समझो कि जब संवैधानिक संस्थाएं भी हैं, अब देखो हर चीज में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है चीजों में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक, जैसे कि हम लोग ये कह लें कि हम लोगों के ड्रेसिंग सेंस में परिवर्तन आया, हेयर स्टाइल में परिवर्तन आया, आज एजुकेशन लेवल पे चेंजेस आ गए समय के साथ। ठीक, एक टाइम था आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते थे, एक टाइम ये है कि आप अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब है कि समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है। तो सेम चीज यहां पर भी हो जाएगा। संवैधानिक संस्थाओं में एवं संगठनों में समय के
अनुरूप अनुरूप सुधार नहीं हो पाएगा, सुधार नहीं हो पाएगा, क्योंकि जटिल प्रक्रिया है। किसी भी चीज को सुधार करने के लिए जटिल प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, इन दोनों ही सिचुएशन क्या हो, कोई ना कोई तो विवाद बनेगा, कोई ना कोई अड़ंगा लगेगा, जिसके कारण ये काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब जब इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी तो इसका मतलब है क्या है, संविधान एवं शासन व्यवस्था में रूढ़िवादिता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, शासन एवं संवैधानिक संविधान एवं शासन व्यवस्था में रूढ़िवादिता में रूढ़िवादिता आ जाएगी। ठीक, अब जब रूढ़िवादिता आ जाएगी, इससे क्या हो जाएगा, शासन व्यवस्था एवं संविधान में जो होगा, जब रूढ़िवादिता आ जाएगी तो शासन व्यवस्था एवं संविधान लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाएगा। शासन व्यवस्था एवं संविधान लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने में असमर्थ होगा। ठीक, असमर्थ होगा। अब कॉमन सी बात है, हम आपसे जो उम्मीद लगा रहे हैं अपने संविधान से, अपने नियम कानून से, वहां पर क्या हो जाएगा, वो सक्षम नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, जिससे लोग शासन व्यवस्था के प्रति असंतोष पैदा करेंगे। इससे लोगों के अंदर संविधान एवं शासन व्यवस्था के लिए असंतोष का भाव आएगा। असंतोष का भाव बनेगा और यही असंतोष जब आगे बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, यह असंतोष क्रांति का रूप धारण कर लेगा। अब देखो पॉइंट कहां से कहां जा रहा है आपका, कि क्रांति का रूप यह धारण कर लेगा। इससे क्या होगा, संवैधानिक संस्थाओं एवं संगठनों में समय के अनुरूप यदि सुधार नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है कि समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। क्यों? क्योंकि हर चीज समय के अनुसार परिवर्तित हो रही है। समझो इसे, पॉइंट समझना इसको। संवैधानिक संस्थाएं संवैधानिक संस्था एवं संगठन समय के अनुरूप सुधार संस्था में समय के अनुरूप सुधार नहीं होता है तो सबसे पहली बात, क्योंकि समय के साथ सारी चीजें परिवर्तित होती हैं। जैसे मान लीजिए
कि आपके चुनाव आयोग है, क्या है, आजकल चुनाव चल रहा, चुनाव आयोग, इसमें भी समय के साथ इसमें भी परिवर्तन होगा, नॉर्मल सी बात है। यदि वित्त आयोग में समय के साथ परिवर्तन नहीं हुआ तो पुरानी चीजें रहेंगी, तो वो रूढ़िवादिता के लिए हो जाएगा। ठीक, तो वित्त आयोग की बात कर लो, वित्त आयोग की, उसमें भी समय के अनुसार परिवर्तन। नेक्स्ट, आप लोग लोक सेवा आयोग का पेपर देते हो, लोक सेवा आयोग, अगर ये आयोग अपने साथ समय के अपने आप को नहीं परिवर्तित करेगा तो आप लोगों से प्रश्न 1975 वाला पूछेगा, उसका रिलेवेंस ही नहीं है आज के दौर में। तो यहां पर क्या है, इनमें समय के साथ क्या होना चाहिए, सुधार नहीं हो पाएगा। जो कठोर की बात कर रहे थे, कठोर संविधान की, तो इनमें समय के साथ सुधार नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, कॉमन सी बात है, क्योंकि कठोर संविधान है तो नॉर्मल सी बात है, इनमें सुधार नहीं होगा। यदि संविधान समय के अनुरूप गतिशील नहीं हो पाया तो अब समझो यहां पर क्या होगा, पॉइंट बनाओ, यदि संविधान समय के अनुरूप गतिशील नहीं हो पाया तो क्या होगा, नहीं हो पाया तो संवैधानिक संस्थाएं भी समय के अनुरूप गतिशील नहीं हो पाएंगी, तो संवैधानिक संस्थाएं भी समय के अनुरूप गतिशील नहीं हो पाएंगी। ठीक, अब ये समय के अनुरूप जब ये नहीं गतिशील हो पाएंगी तो अब आगे चलो, अब समझो, संवैधानिक संस्थाएं भी समय के अनुरूप गतिशील नहीं होंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे संविधान एवं शासन व्यवस्था दोनों में ही रूढ़िवादिता आ जाएगी। इससे संविधान एवं शासन व्यवस्था दोनों में ही रूढ़िवादिता आ जाएगी। ठीक, अब जब इन दोनों में रूढ़िवादिता आ जाएगी तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर क्या हो जाएगा, इससे संविधान जो है आपका जड़ हो जाएगा, इससे संविधान आपका क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, जड़ बन जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, स्टैटिक सिचुएशन में आ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, अर्थात संविधान, अर्थात यह स्थिर हो जाएगा। ठीक, अब जब ये स्थिर हो जाएगा तो यहां पर आप लोगों को इसमें समझना है कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो भी शासन व्यवस्था नागरिकों को और समाज को क्या चाहिए होता है, अगर हम लोग यहां पर बात करें, जबकि शासन व्यवस्था को नागरिकों और समाज के लिए हमेशा गतिशील बना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जबकि संविधान एवं शासन व्यवस्था को
व्यवस्था को नागरिकों एवं समाज के लिए, नागरिकों एवं समाज के लिए गतिशील होना चाहिए, होना चाहिए, जिससे समय के अनुसार उनमें परिवर्तन हो सके। क्या हो सके? अगर वो डायनेमिक होगा तभी तो उसमें चेंज होंगे, अगर स्टैटिक हो गया तो फिर उसमें चेंज नहीं हो सकते आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नॉर्मल सी बात है, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, यहां पर चेंजेस चाहिए होते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि संविधान एवं शासन व्यवस्था को नागरिकों एवं समाज के अनुसार परिवर्तित एवं गतिशील होना चाहिए। ठीक, यदि कोई भी संविधान स्टैटिक सिचुएशन में चला गया तो आपकी चीजों को परिवर्तित नहीं कर पाएगा, ना वो एक्सेप्ट कर पाएगा। जैसे आपको राइट टू लिबर्टी आ गई, राइट टू स्पीच आ गई। ठीक, तो यहां पर आप जब निजता के अधिकार की मांग किए, जो कि आपको नहीं मिला हुआ था आर्टिकल 21 में, इसे 3-4 साल पहले आप लोगों को दिया गया। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जब संविधान में परिवर्तन के सोर्स खुले होंगे, रास्ते खुले होंगे अमेंडमेंट के, तो वहां पर चीजें क्या हो जाएंगी, समय के अनुसार परिवर्तित होती हैं। इसीलिए कहा जाता है हमेशा आपके कॉन्स्टिट्यूशन को क्या होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, जो समाज के साथ अपने आप में परिवर्तन कर सके। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई है, नॉर्मल सी बात है। कल इसके आगे जो भी टॉपिक हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।